Hello bachcho, let's see the question. Question says, how do the following properties of alkaline earth metals change when we move from beryllium to barium? And the property is solubility of sulfates. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट होगा लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. तो आपको दो एनर्जीज़ की यहाँ पे बात करनी है. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी, it is the energy required to convert 1 mole of ions of sorry not ions 1 mole of ionic lattice into gaseous ions. तो एक मोल आयनिक लैटिस को उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी हम देंगे, उसको कहा जाता है लैटिस एनर्जी. एंड सेकेंड इज हाइड्रेशन एनर्जी. लेट्स सी व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी. Hydration energy is energy released when 1 mole of gaseous ions gets hydrated. तो ये वो एनर्जी होगी जो रिलीज़ होगी जब जो गैसियस आयंस बने हैं उनका हाइड्रेशन हो जाए. हाइड्रेशन का मतलब वो गैसियस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो हमें यहाँ पे कहा गया कि सल्फेट्स जो हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, इनकी सॉल्युबिलिटी हमको बतानी है. तो जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स को वाटर में डालेंगे तो वो उनके लैटिस फॉर्म में होंगे. तो सबसे पहले क्या होगा कि उन लैटिस फॉर्म से, लेट मी कंसीडर दिस इज़ MsO4, दिस इज़ अ सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. सबसे पहले यहाँ से बनेगा M+2 गैशियस और साथ में बनेगा सल्फेट इन गैशियस फॉर्म. और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इस एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी. और उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास गैशियस आयंस बने हैं इनका हाइड्रेशन होगा और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होगी इसको कहा जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी. और यहाँ से हमारे पास बनेगा M+2 एक्वस एंड सल्फेट इन एक्वस फॉर्म. तो यहाँ पे हमको दो एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए. अब अगर ये दो एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन अगर इसको ऐड करके नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव मतलब डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी. और कोई भी रिएक्शन फेवरेबल कब होती है, अगर डेल्टा एच उसका नेगेटिव हो जाए. अगर उसकी एनर्जी रिलीज़ हो उस रिएक्शन में से तो वो स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ती है. और अगर हमें एनर्जी देनी पड़े तो वो रिएक्शन अपने आप आगे नहीं बढ़ती, उसको हमें करवाना पड़ता है. तो अगर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम नेगेटिव हो यानी लेस देन ज़ीरो हो तो वो रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ती है. लैटिस एनर्जी जब हम बेरिलियम से बेरियम के सल्फेट में आते हैं तो नियरली सेम रहती है. लैटिस एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. तो अब बात आ जाती है हाइड्रेशन एनर्जी पे. और हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन. हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन. तो एनायन तो सब में सेम है, एनायन इज़ ऑलवेज सल्फेट. लेकिन ये जो आयन कैटायन है ये लगातार चेंज होगा. बेरिलियम से बेरियम में जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो लगातार नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, साइज़ बढ़ता हुआ चला जाएगा. तो साइज़ ऑफ आयन भी लगातार बढ़ता जाएगा. और जितना ज़्यादा साइज़ ऑफ आयन बढ़ेगा उतना
हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी है एनर्जी रिलीज्ड, तो रिलीज एनर्जी भी कम होगी। और अगर रिलीज एनर्जी कम होगी तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम नेगेटिव होने की जगह पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट वाटर में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो व्हाट हैपन्स कि बेरिलियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम हाइड्रेशन होता है बेरियम का, इसीलिए जो बेरियम के सल्फेट्स हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो इनका सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड बनेगा, द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, इसमें बनेगा कि बेरिलियम का जो सल्फेट है उसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। तो बेरिलियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज़्यादा और बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट चेंजेस as we move from beryllium to barium, as beryllium sulfate has highest solubility and barium sulfate has least solubility in water. Hope you have understood it well. Best of luck.